नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंधु कला के बारे में, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के बारे में और इसका वर्तमान युग में क्या योगदान है, इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि सिंधु सभ्यता है क्या, उस समय की धार्मिक जीवन क्या था, उस समय का नगर नियोजन कैसा था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था। इन सब बिंदुओं पर मैंने इससे पहली वीडियो में चर्चा करी है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंधु कला। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कला के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब कला के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मोहरें हो गई, मूर्तियाँ, कांस्य कला, मिट्टी के बर्तन, आभूषण व मनके और मिट्टी के खिलौने, इन सब चीज़ों को कला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहरों की। तो जो उस समय की मोहरें थी उन सब पे हमें एक सींग वाला घोड़ा, पशुपतिनाथ की चित्रकारी और हाथी, बाघ, भैंस और गेंडा, इन सब के चित्र हमें उस समय की मोहरों पर देखने को मिलते हैं। इन सब मोहरों से फिर हमें क्या पता चलता है कि उस समय ये सब चीज़ें मतलब बहुत मानी जाती होंगी और देखने को भी मिलती होंगी, जैसे कि हाथी, बाघ, इन सब के साक्ष्य भी हमें उस समय में देखने को मिलते थे। इसके बाद मूर्ति कला के बारे में, तो मूर्ति कला में उस समय हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की है, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। इसके बाद कांस्य कला, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो कांस्य यानी कि कांसे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। और किस किस चीज़ में किया जाता था? कांसे के प्रयोग के द्वारा बर्तन बनाए जाते थे, मूर्ति बनाई जाती थी और आभूषण बनाए जाते थे। इसके बाद है मिट्टी के बर्तन। तो लाल रंग के बर्तन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी और ये बर्तन चक्के पर बनाए जाते थे। और एक बार रिकॉल करने के लिए याद दिला देती हूँ कि चक्के का प्रयोग नवपाषाण काल से ही शुरू हो गया था। इसके बाद आभूषण व मनके, तो जैसा कि हमने अभी इससे पहली वीडियो में पढ़ा है कि आभूषण दोनों ही लोग प्रयोग करते थे, स्त्रियां भी और पुरुष भी। तो इसके उद्योग हमें कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से। मिट्टी के खिलौने, जो टेराकोटा होता था, मतलब मिट्टी को पकाकर जो खिलौने बनाए जाते थे, ऐसे खिलौने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। और माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। इनकी जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक, मतलब हमें वैसे, क्योंकि जो इनका लिखा हुआ है जो कुछ भी है उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, सिर्फ चित्रों से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, किन चीज़ों में वो मानते थे, किन चीज़ों में वो बिलीव रखते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम चित्रों के द्वारा ही अनुमान लगा पाए हैं। अब है भारत में सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। अगर बात होगी पूरी हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो पुरातात्विक स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। परंतु अगर बात करी जाए भारत की, तो भारत में जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल था वो है राखीगढ़ी, हरियाणा में। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया था तो इसीलिए साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि किस प्रकार इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो सबसे पहले मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा में सामूहिक शव मिले हैं और साथ में मोहनजोदड़ो में जो शव मिले हैं उन पर चोटों के निशान हैं। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उस समय आर्यों के आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का पतन हो गया हो। वॉल्टर फेयर सर्विस, इसने कहा है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। जो कृषि भूमि थी वो धीरे धीरे बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नवपाषाण काल से ही वैसे तो कृषि की शुरुआत हो गई थी, परंतु धीरे धीरे मनुष्य ने अधिशेष उत्पादन करना शुरू कर दिया था। और अधिशेष उत्पादन से क्या था कि अब वो व्यापार के लिए भी मतलब कृषि करना उन्होंने शुरू कर दिया था।
तो इससे क्या था कि जंगलों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होने लगी, और जंगलों की कटाई होने लगी तो वो मरुस्थल के लिए रुकावट मतलब वहाँ से ख़त्म हो गई, क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है वो पूरा मरुस्थल है, जैसा कि आपको पता ही है। तो उत्पादन वहाँ से मतलब कम होने लगा, जिससे धीरे धीरे जो ये सभ्यता थी वो विनाश की ओर जाने लगी। आधुनिक पुरातत्वविदों के अनुसार मतलब उन्होंने क्या मत दिया है इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ बल्कि संक्रमण हुआ है। उनका कहना है कि जो इतनी बड़ी सभ्यता है उसका एक साथ में मतलब सारे लोग मर जाएं या कुछ भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, मतलब ये अतिशयोक्ति होगी ऐसा मानना भी। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हो सकता है इस सभ्यता का संक्रमण हुआ हो। तो संक्रमण कैसे हुआ होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया होगा, कि मतलब खाने पीने की चीज़ों की कमी आ गई हो, क्योंकि जैसा कि इसमें भी पढ़ा है कि कृषि भूमि में भूमि बढ़ गई थी, उसके बाद जंगलों की कटाई शुरू हो गई थी। तो जब ज़्यादा यूज़ होने लगा तो उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो गया, जिसके कारण मतलब और बाढ़ का कारण भी इस चीज़ के लिए माना जा रहा है कि बाढ़ के कारण भी ऐसा हुआ हो कि यहाँ पे जो संक्रमण है वो शुरू हो गया हो। आईआईटी खड़गपुर ने भी मतलब यही कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण माना जा सकता है कि इस सभ्यता का संक्रमण हो गया हो या फिर पतन हो गया हो, क्योंकि सूखा का कारण उन्होंने सूखा का कारण माना है। इस क्षेत्र में लगातार क्या हुआ कि 900 वर्षों तक बहुत कम बारिश हुई, जिस कारण जो लोग थे, जब बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी में भी मतलब सबसे ज़रूरी तो पानी ही होता है, तो अगर वही नहीं होगा तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे। तो धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर उन्होंने पलायन शुरू कर दिया। और आर्य हो सकता है कि आर्य जब आए थे तो उनके आक्रमण में भी वो लोग हार गए हों। इसके बाद अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का मतलब वर्तमान समय में क्या योगदान रहा है, या फिर हमारी संस्कृति के लिए हड़प्पा सभ्यता का क्या योगदान है। तो जो हड़प्पा संस्कृति ने भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्यों? क्योंकि आज के समय में भी हम देखते हैं कि ग्रिड पद्धति पर आधारित शहरों की योजना बनाई जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चंडीगढ़, जो कि ग्रिड पद्धति पर ही आधारित बनाया गया है। इसकी जो सारी सड़कें हैं वो 90 डिग्री के उस पर काटती हैं। तो इस प्रकार माना जा सकता है कि आज के समय में भी इसका योगदान है। इसके बाद है भूमिगत ढकी हुई जल निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि जो नालियाँ बनाई जाती थी वो पक्की मिट्टी की, जो मतलब पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और साथ में उन्हें पक्की ईंटों से ढका भी जाता था। तो इस प्रकार आज भी हमें ऐसे साक्ष्य मतलब आज भी हमें नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है कि भूमिगत ढकी हुई जल निकासी की सुविधाएं हैं। इसके बाद है मानकीकृत बाट व माप प्रणाली। उस समय में भी बाट व माप प्रणाली का प्रयोग होता था, और जो आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है माप तोल के लिए। बहुफसली प्रणाली का अभ्यास भी हमने देखा था कि कई जगह से हमें पता चला है, और सिंचाई की विधियाँ। तो आज के समय में भी ऐसा होता है कि एक साल के अंतर्गत या फिर एक साथ में हम कई फसलों का उत्पादन कर लेते हैं, और सिंचाई के लिए जैसे वो कुएं वगैरह, नहरों का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे, जो कि आज के समय में भी किया जाता है। इसके बाद है आज भी मध्य एशिया से हमारा व्यापार होता है, और पहले भी हमने देखा है कि अधिशेष हो जाने पर मध्य एशिया से, मेनली अफ़गानिस्तान से, उन्होंने मतलब बहुत सी चीज़ों का आयात निर्यात किया था। वर्तमान में भी मातृ देवी और शिव की पूजा की जाती है, और उस समय में भी हमें मातृ देवी और शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जितने भी स्थल हैं और उनसे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।